तो हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे। कंप्यूटर के इस क्लास में हम लोग जानेंगे स्पीकर, हेडफोन, सीपीयू, यूपीएस आदि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि स्पीकर क्या होता है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसको हम कंप्यूटर में गाना सुनने, वीडियो देखने या किसी अन्य तरह के आउटपुट साउंड के लिए सीपीयू से कनेक्ट करके प्रयोग में लाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पीकर क्या होता है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम गाना सुनने, वीडियो देखने आदि का आनंद लेते हैं। अगला होता है हमारा हेडफोन। हेडफोन भी स्पीकर के सेम होता है, बस इसमें जो आवाजें आती हैं उसे हम स्वयं सुन सकते हैं, दूसरे को सुनाई नहीं देता है। हेडफोन भी एक प्रकार का क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, जानते हैं यूपीएस के बारे में। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस का पूरा नाम होता है यूनिट इनक्रिप्टेबल पावर सप्लाई। यूनिट इनक्रिप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, जो कि मेन पावर बंद होने पर काम करता है और एक्चुअल में इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में ही किया जाता है, क्योंकि जब मेन लाइट चली जाती है तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेटा क्रैक होने या क्रैश होने, क्या कह सकते हैं कि खत्म होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जो डॉक्यूमेंट पर हम काम करते रहते हैं वो डॉक्यूमेंट पूर्णतः सेव भी नहीं हो पाता है। इस स्थिति में हम यूपीएस अगर लगाए रहते हैं तो क्या होता है, यूपीएस हमें 10 से 15 मिनट का बैकअप दे देता है, जिससे कि हम अपना कार्य पूरा कर लेते हैं और हमारा डेटा क्रैश होने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यूपीएस एक पावर सप्लाई लगभग 20 से 30 मिनट तक भी दे सकता है, ताकि अचानक लाइट चले जाने के बाद भी आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद न हो। ठीक है, अब सभी तरह के यूपीएस अलग अलग देर तक पावर सप्लाई आपको देते हैं, क्योंकि साइज, कीमत और कंपनी पर निर्भर करता है। कितना पैसा आप खर्चा किए हैं उस हिसाब से आपको यूपीएस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था यूपीएस। अब आगे चलते हैं, सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। सीपीयू क्या होता है? देखिए, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद कर लीजिएगा बच्चों, इसका हिंदी में बता देते हैं कि केंद्रीय प्रचालन तंत्र। केंद्रीय प्रचालन तंत्र, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रचालन तंत्र। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, सीपीयू का पूरा नाम हमने बता दिया। अब देखिए, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये चीजें जानना जरूरी है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि यही सारे निर्देशों पर प्रोसेस करने का काम करता है। सीपीयू क्या करता है? सभी निर्देशों पर प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को यह रिसीव करता है और इसके आधार पर सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है। कौन? सीपीयू। सीपीयू यूजर के द्वारा इनपुट को क्या लेता है और उस पर प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक, अब प्रोसेस होने के बाद आउटपुट भी हमें कौन देता है? सीपीयू मॉनिटर को भेजता है, मॉनिटर हमें दिखाने का काम करता है। ठीक, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो सीपीयू होता है वो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को लेता है और उसके प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान करता है, जो कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ नोटेड पॉइंट है, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं कि एक सीपीयू के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अर्थात इसके भी कुछ क्या होते हैं? भाग होते हैं। जैसे देखिए, एक होता है मदरबोर्ड, दूसरा होता है पावर सप्लाई यूनिट होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ड्राइवर होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, रोम होता है, एक्सपेंशन कार्ड होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, स्पीकर इत्यादि चीजें आपके क्या सीपीयू में लगी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं आगे और जानते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा और प्रोग्राम को क्या करते हैं? स्टोरेज करने का काम किया जाता है। मेमोरी क्या होता है कि कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा को प्रोग्राम या स्टोर करने का कार्य किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता है तो हमारा कोई भी डेटा या प्रोग्राम तुरंत
नष्ट हो जाता है, हम दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं, हमारा डेटा क्या होता है, खत्म हो जाता है। देखिए अब मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में भी थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए एक बिट की जो मेमोरी होती है वो बाइनरी डिजिट में होती है, ठीक। 8 बिट की जो मेमोरी होती है उसे 1 बाइट हो जाती है, 1 बाइट की मेमोरी भी हम कर सकते हैं। 1024 बाइट्स की जो मेमोरी होती है वो 1 किलो बाइट्स यानी 1 केबी की होती है, ठीक। 1024 किलो बाइट्स की जो मेमोरी होती है वो 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी के बराबर हो जाती है। 1024 मेगाबाइट की जो मेमोरी होती है वो 1 गीगाबाइट के बराबर हो जाती है, यानी 1 जीबी के बराबर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। 1024 टेराबाइट की जो मेमोरी होती है वो 1 पेटाबाइट के बराबर हो जाती है। पेटाबाइट मतलब 1 टीबी, ठीक है दोस्तों। और 1024 एक्साबाइट की जो मेमोरी होती है वो 1 जेटाबाइट यानी 1 जेट बी के बराबर हो जाती है, ठीक। 1024 जेटाबाइट की जो मेमोरी होती है वो 1 योटाबाइट यानी 1 वाईबी के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। 1024 योटाबाइट की मेमोरी जो होती है वो 1 ब्रोटोबाइट के बराबर होती है। अब इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 बिट बराबर कितना होता है, 8 बिट बराबर कितना होता है, 1024 बाइट बराबर कितना होता है, 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, 1 केबी बराबर कितना होता है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। देखिए रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रीड एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी, रैम अस्थाई मेमोरी होता है क्योंकि जब हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा या प्रोग्राम को इनपुट कराते हैं तो कुछ समय के लिए उस डेटा को सेव रखता है और जैसे बिजली चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डेटा भी हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो डेटा सबसे पहले किसमें जाता है, रैम में जाता है। रीड एक्सेस मेमोरी में उसको रीड करती है, पढ़ती है, उसके बाद सीपीयू अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां से प्राप्त करता है, इसलिए इसे अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। इसका डेटा अस्थाई नहीं होता इसलिए इसे अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जितनी ज्यादा क्षमता वाला रैम आपके कंप्यूटर में होगा वह उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर वर्क कराता है। आपका कंप्यूटर उतना ही तेज चलेगा जितना आप रैम उसमें लगाए रहेंगे, जितने पावर का, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा को रीड यानी पढ़ने के लिए ही किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह एक अस्थाई मेमोरी होती है, इसलिए जब बिजली चली जाती है या प्रोग्राम बंद हो जाता है जिस पर हम काम करते रहते हैं तो यह डेटा इसके अंदर अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, इसमें से कोई डेटा नष्ट नहीं होता है। इस मेमोरी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पी रोम होता है, ईपी रोम होता है और ईईपी रोम होता है, इत्यादि चीजें होती हैं। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का होता है री प्रोग्राम एनेबलेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए जो द्वितीयक मेमोरी होती है वो हम जान गए, रैम के बारे में हम जान गए, ठीक है। अब चलते हैं द्वितीयक मेमोरी के बारे में, ठीक। द्वितीयक मेमोरी जो होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी। पहला क्या था, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को बाय मेमोरी भी कहा जाता है। ये सीपीयू के बाहर होता है, बाहर से हम जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं वही क्या होता है, हमारा द्वितीयक मेमोरी होता है। सीडी, डीवीडी, मेमोरी डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि जो चीजें होती हैं वही क्या होता है, हमारा द्वितीयक मेमोरी होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब आगे हम जान लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। किसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, कि ये क्या होता है। हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डाटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। अब चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई वीडियो हो, आपका कोई ऑडियो सॉन्ग हो,
चाहे जो भी आपकी आवश्यकता की चीजें हो, उसको स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क कई तरह के होते हैं। अब ये इसकी कंपनी और दिए जाने वाले स्टोरेज स्पेस पर निर्भर करता है, इसी अनुसार इसकी कीमत भी निर्धारित की जाती है। आपका 80 GB का है, 160 GB का है, 320 GB का है, 480 GB का है या 1 TB का है, इसमें से किसी एक स्टोरेज स्पेस को आप चुन सकते हैं, इसे खरीद सकते हैं, मगर आप इसे अपने जरूरत के अनुसार ही खरीदते हैं। ठीक, कि आपको कितने स्पेस की आवश्यकता है। अगला होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ये एक ऐसी एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसमें कि आप बहुत ही कम मात्रा में डेटा को रख सकते हैं। इसका स्पेस क्या होता है? कम होता है। मगर सीडी, पेन ड्राइव या अन्य एक्सटर्नल ड्राइव जो जाने में इसकी अस्तित्व अब क्या हो गया है? खत्म हो गया है। जब से सीडी, पेन ड्राइव वगैरह आ गए तो फ्लॉपी डिस्क का सिस्टम जो था वो खत्म हो गया। ठीक, अब एक होता था सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या होता है? ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क की तरह ही होता है। इसके अंदर भी कई तरह के डेटा को रखा जा सकता है और उसे देखा और रीड भी किया जा सकता है। इसके अंदर आप कई तरह की चीजों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग, सॉफ्टवेयर इत्यादि। आप लोगों ने देखा भी होगा इससे पहले, सीडी के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, हो सकता है कि आपके घर हो भी। ठीक, अब देखिए एक आती है मेमोरी। इसके बारे में हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसके बारे में। ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जिसमें कि आप कई तरह की चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, फिल्म इत्यादि। ठीक है, एक डीवीडी होता था, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये क्या होता है? ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क के जैसा ही देखने में लगता है। इसमें भी आप, इसकी क्षमता थोड़ा सा ज्यादा होती है और इसमें भी आप क्या करते हैं? ऑडियो, वीडियो आदि इत्यादि का डेटा रखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब पेन ड्राइव के बारे में भी हम बता देते हैं थोड़ा सा, कि ये भी क्या होता है? एक एक्सटर्नल ड्राइव होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल ड्राइव होता है जिसमें कि हम काफी मात्रा में डेटा को सेव करके रख सकते हैं। इसकी खास बात यह है, यह बहुत ही छोटा होता है और साथ साथ काफी सुविधाजनक भी होता है। आप इसे जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, जहां चाहे तहां रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और होता है पावर सप्लाई। एक्चुअल में एसएमपीएस इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसएमपीएस कहा जाता है, जिसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए किया जाता है, आपके सीपीयू में लगा होता है। मैं आपको बता दूं कि और भी कई जगह पर पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में ही पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, अन्य जगह भी इसका प्रयोग होता है। एक आता है हमारा एक्सपेंशन कार्ड, जो हमारे सीपीयू में लगा होता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि इस तरह का कार्ड जो कि कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसी का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां की कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम इत्यादि। ये सब एक्सपेंशन कार्ड में ही आते हैं। सीपीयू में एक मुख्य चीज लगी होती है, प्रोसेसर। वो क्या होता है? आइए जान लेते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के साथ जुड़ी हुई होती है। ये कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह काम करती है, दिमाग की। यही क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। साथ ही ये यूजर और कंप्यूटर के बीच होने वाली बातचीत को भी समझने का कार्य करता है। कौन? प्रोसेसर। जब कोई कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर से कोई अन्य इनपुट कमांड देता है तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर उसका परिणाम दिखाने का काम करता है। मैं आपको बता दूं कि जितनी क्षमता वाली प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में लगी रहेगी, उतना ही जल्दी आपको किसी भी इनपुट का कमांड का परिणाम आपको प्राप्त होगा। प्रोसेसर आपका हल्का रहेगा तो परिणाम आपको कुछ समय के बाद मिलेगा। प्रोसेसर आपका टाइट है तो परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक मुख्य चीज लगी होती है मदरबोर्ड। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानना। मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए होते हैं, जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर इत्यादि। मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ये क्या होता है? मदरबोर्ड
एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि कंप्यूटर के सभी पार्ट या आकार आकर मिलते हैं। सभी चीजें कंप्यूटर की इसी मदरबोर्ड में लगी हुई रहती हैं, या कह सकते हैं कि इससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर के इस क्लास में बस इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कंप्यूटर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ नहीं पाते हैं, जाकर क्लास नहीं कर पाते हैं, तो हमारे वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट पढ़ सकें। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।